जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग इस लेक्चर में डील करने वाले हैं यूज ऑफ रेडियो एक्टिविटी या रेडियो आइसोटोप। बेटे हम लोग इतना जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है। लेकिन आप देखते हैं कि जब कभी कार्बन डेटिंग होता है तो कहते हो कि कार्बन का आइसोटोप्स यूज किया गया, कार्बन 14 यूज किया गया। आप जब कभी भी ऐसे और अदर एग्जांपल में कोबाल्ट को देखते हो तो कहते हो यहाँ तो कोबाल्ट यूज किया गया, तो जिसका एटॉमिक नंबर 82 से कम है। तो फिर कहीं ना कहीं आपको एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सर ने तो हमको पढ़ाया था कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होगा तो वो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव हैं या वो एलिमेंट ही रेडियो एक्टिव हैं। लेकिन इसका तो एटॉमिक नंबर 82 से कम है, फिर भी ये एक आइसोटोप्स है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे एलिमेंट के ऐसे आइसोटोप्स अवेलेबल हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम है और फिर भी वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। तो ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। यानी कि हम अगर इन जानकारी के लिए आपको लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर Z जो है वो क्या है 82 से कम है। 82 से कम है तो हमें ये जानना मतलब है कि 82 से कम पर कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनके जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं और उन्हें हम रेडियो एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, तो 82 से कम है और आर आल्सो फाउंड टू बी रेडियो एक्टिव। they are called रेडियो आइसोटोप्स। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो हमने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा कि 82 से कम एलिमेंट जिनका मतलब जिनका एटॉमिक नंबर है 82 से कम जिस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर हैं, ऐसा नहीं है कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट के आइसोटोप्स पाए गए कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम है फिर भी वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं और ऐसे एलिमेंट को हम रेडियो आइसोटोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? रेडियो आइसोटोप्स बोलते हैं। ये याद रहे आपको। कोई भी एटम का न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव बनता कब है? तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस को रेडियो एक्टिव बनने के लिए उसके न्यूक्लियस के अंदर एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ये ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा हो गया तो फिर वो हमारा जो मटेरियल है या कह सकते हैं सब्सटेंस है या एटम है, एटम का न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। और यही नहीं बेटे, कई सारे ऐसे हैं जो स्टेबल आइसोटोप्स का भी यही हाल है, यही पोजीशन है। बहुत सारे ऐसे स्टेबल आइसोटोप्स भी हैं जिनका यही पोजीशन है, मतलब कि वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गए, यानी कि रेडियो आइसोटोप्स हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताते चलूँ, कुछ एग्जाम्पल भी हम यहाँ ले लें। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ, जैसे कि कोबाल्ट का 27 एटॉमिक नंबर होता है और 60 जो होता है वो एटॉमिक वेट होता है। तो अगर जेड की बात करूँ तो 27 हो गया, तो प्रोटॉन इसमें 27 हो गए, इलेक्ट्रॉन इसमें 27 हो गए। और न्यूट्रॉन की बात करूँ तो देखो जेड तो इतना है तो ए कितना होगा? ए 60 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की बात करूँ तो ए माइनस जेड होता है, 60 माइनस 27 होता है और ये 33 आ गया। तो आप देख रहे हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा है, तो यह एक रेडियो आइसोटोप्स है। इसके भी न्यूक्लियस डीके होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के तरीके बिहेव करता है ये। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये हो गया।
एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ, कार्बन 14 यानी कि C614। तो ये कार्बन का आइसोटोप्स है। किसका है ये आइसोटोप्स? कार्बन का आइसोटोप्स है ये भी एक रेडियो आइसोटोप्स है। ये क्या है ये एक रेडियो आइसोटोप्स है। ये भी रेडियो आइसोटोप्स है, रेडियो आइसोटोप्स है। इसमें Z=6 हो गया, A=14 हो गया, और प्रोटॉन की संख्या से और न्यूट्रॉन की, ये न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन कहें तो 6 हो गए, और न्यूट्रॉन बोले तो A-Z होता है, और A की वैल्यू 14, Z की वैल्यू 6, और न्यूट्रॉन का यहाँ से हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो गया। तो आपको जो हमने बताया कि कोई एटम रेडियो आइसोटोप्स या रेडियो एक्टिव मटेरियल कैसे बन जाता है उसका न्यूक्लियस, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाते हैं तो बन जाते हैं। फिर वो मैंने आपको बार बार ये बताया और दिखाया भी एग्जांपल लेकर। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लें, सपोज कर लेते हैं कि पोटेशियम होता है, पोटेशियम, तो पोटेशियम 19 के 40 पोटेशियम होगा। तो A की वैल्यू हम देखेंगे 40 है, Z की वैल्यू 19 है, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन देखें तो 19, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन देखें तो 19, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन देखें तो A-Z होगा, तो 40 - 19, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। जहाँ भी न्यूट्रॉन हमारा प्रोटॉन से क्या है वो ज़्यादा ही है। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाता है तो कोई भी एलिमेंट का जो आइसोटोप्स है वो आइसोटोप्स क्या बन सकता है, रेडियो आइसोटोप्स बन सकता है। वो ऐसे चांसेस रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत कम होते हैं। एक एग्जांपल मैं और भी लेकर आपको बता सकता हूँ, जैसे फास्फोरस। तो फास्फोरस को P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं ये लेता हूँ तो P15, और ये हो जाता है P15 होता है, और ये 32 होता है। ये फास्फोरस के आइसोटोप्स हैं। तो A की वैल्यू यहाँ 32 है, Z की वैल्यू 15 है, और जो हमारा प्रोटॉन है वो 15 है, और इलेक्ट्रॉन भी 15 है, और न्यूट्रॉन की बात करें तो A-Z होता है। और A की वैल्यू 32 है और Z की वैल्यू 15 है, और इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 17 आएगा। अगेन न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज़्यादा है, फिर इसलिए हम इसको भी रेडियो आइसोटोप्स बोलेंगे। रेडियो आइसोटोप्स है ये। ज़रूरी नहीं है कि हर एक एटम जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज़्यादा है तो वो रेडियो आइसोटोप्स ही हों। उनका कुछ ही ऐसे हैं, मतलब सम एलिमेंट्स आर अवेलेबल वेयर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज कॉल्ड। फिर ऐसे ही को हम रेडियो आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब रेडियो आइसोटोप्स हो गए। अब ऐसा नहीं है कि रेडियो आइसोटोप्स मतलब केवल नेचुरल ही अगर होते हैं, हम आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, मतलब रेडियो आइसोटोप्स बना लेते हैं। तो आर्टिफिशियल मतलब आइसोटोप्स भी मतलब हम प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो बाय द न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के थ्रू। अगर आर्टिफिशियल हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स अगर हम बना रहे हैं, रेडियो आइसोटोप्स अगर हम बना रहे हैं तो हम न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के थ्रू बनाते हैं, ट्रांसम्यूटेशन के थ्रू बना लेते हैं। और अगर हम यूज़ की, और याद रखना कि हम बनाने के बाद हम यूज़ अगर लिखें तो हम बहुत वाइटल कह सकते हैं एरिया में इसका यूज़ करते हैं, और 2-3 हम यहाँ पर लिखकर आपको बताएंगे। जैसा कि फर्स्ट हम लोग मेडिकल फील्ड में रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं, मेडिकल फील्ड में तो रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं। और दूसरा साइंटिफिक, किसमें, साइंटिफिक यूज में करते हैं। और तीसरा हम लोग लिखने चल रहे हैं इंडस्ट्रियल फील्ड में यूज करते हैं रेडियो आइसोटोप्स। अब हम एक एक करके इनको हम देखेंगे कि मेडिकल में हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, फिर साइंटिफिक फील्ड में क्या क्या कर सकते हैं रेडियो आइसोटोप्स को यूज करके, और इंडस्ट्रियल फील्ड में हम इनको यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग हम लिखते हैं मेडिकल फील्ड। फर्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगा, मेडिकल फील्ड, जहाँ पर हम रेडियो आइसोटोप्स को यूज करते हैं।
मेडिकल यूज में बेटे कहाँ करेंगे, तो मैनी डिजीज, फर्स्ट यूज अगर हम बात करें तो मैनी डिजीज सच एज द ल्यूकेमिया, कैंसर एक्सेट्रा, यहाँ सब हम यूज कर लेते हैं इसको मेडिकल फील्ड में। आर क्योर्ड बाय द रेडियोथेरेपी से हम इस सब का इलाज कर देते हैं। और गामा रेडिएशन फ्रॉम द कोबाल्ट 60, जैसे कोबाल्ट 60 का के अगर हम से जो गामा रेडिएशन निकलता है उसके यूज की अगर हम बात करें तो हम कैंसर की जो सेल्स होते हैं उसकी किलिंग के लिए या उस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। और मेलिग्नेंट ट्यूमर, जैसे बहुत जो ब्रेन में या कहीं ना कहीं पेशेंट के ट्यूमर होता है तो बहुत जो कह सकते हैं कि जो डेंजरस हो सकता है, तो उसके प्रिकॉशन के लिए भी हम या उसके बचाव में या ट्यूमर को ख़त्म करने के लिए भी कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। और फॉर द रेडियोथेरेपी रेडिएशंस मस्ट बी एबल टू द पेंट्रेट द ह्यूमन स्किन, हम ऐसे सब जगहों पर हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो हम जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का जो वो हम लेते हैं, और क्या लेते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का सॉल्ट ऑफ बीक, कह सकते हैं कि बीक सॉल्ट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लेते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताएं तो वो एग्जाम्पल के तौर पर रेडियो सोडियम क्लोराइड, ये रेडियो सोडियम क्लोराइड क्या है, ये सॉल्ट ऑफ बीक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। ये क्या है, ये सब, ये भी क्या है, रेडियो आयरन क्या है, ये सॉल्ट ऑफ बीक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। रेडियो आयोडीन क्या है, ये भी सॉल्ट ऑफ बीक रेडियो आइसोटोप्स है। तो अगर हम इनके यूज की बात करें तो हम डायग्नोसिस में इनका यूज करते हैं। इनका यूज कहाँ करते हैं, डायग्नोसिस में। और किस चीज़ का डायग्नोसिस करते हैं, तो बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम आगे बताएंगे, जैसे ब्लड क्लॉट हुआ है, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर कहाँ है, तो वहाँ सब हम इनका यूज कर देते हैं। तो किस फॉर्म में करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सच द रेडियो आइसोटोप्स आर कॉल्ड ट्रेसर, हाँ ऐसे रेडियो आइसोटोप्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रेसर भी बोलते हैं। याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि वन ऑफ देम जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन ट्रेसर है। तो रेडियो सोडियम क्लोराइड, ये रेडियो आयरन, रेडियो आयोडीन, ये सब क्या है, ट्रेसर हैं। और एक्चुअल में ये सॉल्ट ऑफ बीक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि जो ट्रेसर होते हैं, इन ट्रेसर को यूज करते हैं क्या करने के लिए, डिटेक्ट द सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर, जो सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, या ऐसे बहुत सारे बिफोर द बिकम्स द डेंजरस, इस सब से बचें, मतलब कि खतरनाक या कह सकते हैं क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचने से पहले हम इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए हम ट्रेसर का ही यूज करते हैं। कह रहा ट्रेसर आर आल्सो यूज्ड टू स्टडी द नेचुरल प्रोसेस इन द ह्यूमन बॉडी की नेचुरल प्रोसेस को डिटेक्ट करने के लिए या जानने के लिए या उसकी स्टडी करने के लिए भी हम ट्रेसर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें तो रेडियो सोडियम क्लोराइड इज इंजेक्टेड विथ द कॉमन सोडियम क्लोराइड इन द ह्यूमन बॉडी में जब इसको हम जब इंजेक्ट करेंगे तो होगा क्या कि एंड द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द ब्लड एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज टेस्टेड टू स्टडी द ब्लड सर्कुलेशन। अब देखो यही सब स्टडी करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन ना का स्टडी करना हो तो हम रेडियो सोडियम इन सब चीज़ों का यानी कि ट्रेसर का यूज कर लेते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड द रेडियो कार्डियोलॉजी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेडियो कार्डियोलॉजी बोलते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है। गामा रेज इमिटेड बाय द रेडियो आइसोटोप्स से इमिटेड जो गामा रेज होते हैं इनका यूज देखो कहाँ करते हैं हम लोग, कहाँ करते हैं, आर यूज्ड टू द स्टेरिलाइज द बैंडेज, ड्रेसिंग, सिरिंज एंड अदर इक्विपमेंट टू द मेक देम फ्री ऑफ द जर्म। देखो होता क्या है कि जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो उसी मतलब कह सकते हैं उसी स्ट्रक्चर को, उसी पूरे सिस्टम को जहाँ पर ऑपरेट होता है वहीं पर कई लोगों का ऑपरेशन होता है, बहुत से लोग का बैक्टीरियल या इन्फेक्शन या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर कह सकते हैं कि डिजीज़ का या बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया का होना पॉसिबल है कि वहाँ रहते हैं। तो वहाँ पर रखे हुए जो इक्विपमेंट हैं जिससे हमारा ऑपरेशन या कुछ होना है तो वहाँ पर जर्म का लगना या उस बैक्टीरिया का इफेक्ट ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। तो हमें वहाँ की चीज़ों को स्टेरिलाइज करना पड़ेगा। तो स्टेरिलाइज करने के लिए बैंडेज हुए, ड्रेसिंग हुए, सिरिंज हुए,
तो हम लोग रेडियो आइसोटोप्स के से निकलने वाले जो गामा रेज हैं उसका यूज करते हैं, जो कि बड़ा कह सकते हैं कि वो इजी है और बहुत सेफ़र है, बहुत सेफ़र है और इजी भी है और बहुत क्विकर, बहुत आसान भी है ये, ठीक है। मोर रिलायबल भी है और चीपर भी है, सस्ता भी है ये प्रोसेस, तो हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो साइंटिफिक यूज है, और साइंटिफिक यूज क्या है कि अल्फ़ा पार्टिकल का यूज हम करते हैं क्या करने के लिए, किसी न्यूक्लियस की साइज़ को एस्टिमेट करने के लिए, किसी न्यूक्लियस की साइज़ को एस्टिमेट करने के लिए अल्फ़ा पार्टिकल यूज कर लेते हैं। और कैसे यूज करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग आपने देखा होगा, रदरफोर्ड स्कैटरिंग, वो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अल्फ़ा पार्टिकल का यूज हम कहाँ करते हैं, किसी न्यूक्लियस की साइज़ को एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स के नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम अल्फ़ा पार्टिकल को क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। रेडियो ट्रेसर्स जो होते हैं आर यूज्ड इन द एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर साइंस में भी हम इनका यूज करते हैं। टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, क्या करने के लिए, प्लांट की ग्रोथ को जानने के लिए। यूजिंग अ पार्टिकुलर केमिकल मैनर, तो केमिकल मैनर, किसी पार्टिकुलर केमिकल मैनर को उस प्लांट के अंदर जानने के लिए भी हम रेडियो ट्रेसर का यूज करते हैं। हम एग्रीकल्चर साइंस में ट्रेसर का यूज करते हैं कि उस प्लांट का ग्रोथ कैसा हो रहा है, इसको जानने के लिए भी। कार्बन डेटिंग में भी यूज करते हैं, जैसे आपने कभी ना कभी सुना होगा, साइंटिस्ट लोग प्रिडिक्ट कर देते हैं कि इस पेड़ की एज 140 साल, 200 साल, 500 साल है, या कहीं खुदाई में कुछ मिला तो वो आज के 5000 साल पहले, 6000 साल पहले। तो ये जो एज प्रिडिक्ट करना होता है ये कार्बन डेटिंग बोलते हैं इसको, और उसमें जो यूज होता है वो कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, और कार्बन का C6C14 यूज होता है, यानी कि कार्बन का C6C12 होता है और 6C14 यहाँ पर यूज होता है, जो कार्बन डेटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज में हम कहाँ यूज करते हैं इसको, तो रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर तो यहाँ नहीं लिखा, लेकिन आप समझ जाना, रिएक्टर का मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में हम कार्बन फ्यूल के तरीके से यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ तो यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम 92 यूज करते हैं, 235, या ब्रीडर अगर रिएक्टर की बात करें तो ये 92 238 भी यूज कर लेते हैं। तो ये सब जो है ना, ये क्या है, एक तरीके के रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, और हम कह सकते हैं कि रिएक्टर में इन्हें एज अ फ्यूल यूज करते हैं। इन्हें क्या यूज करते हैं, एज अ फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। तो रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड बाय द एनर्जी इंजीनियरिंग इन द फैक्ट्रीज टू द अवॉइड द एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज। जैसे क्या होता है कि फैक्ट्री के बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो पार्ट कंटिन्यू चलने की वजह से ड्यू टू द फ्रिक्शन उस पर चार्ज आ जाता है, और चार्ज आने की वजह से वो मशीन पर बहुत ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर लेता है, तो इससे मशीन फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड लोड लेने लगती है और इफ़िशियंसी कम हो जाती है। तो फिर हम उन चार्जेस को रिमूव करने के लिए, और वहाँ पर गलत मटेरियल जो आ जाता कर जम गया है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि रेडियो आइसोटोप्स का यूज करते हैं। द रेडिएशन इमिटेड बाय द रेडियो आइसोटोप्स आयोनाइज्ड इन द एयर, द आयंस सो प्रोड्यूस टेक अवे विथ देम द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द मूविंग पार्ट। और हम उस रेडियो आइसोटोप्स का यूज करके उन मूविंग पार्ट पर जो एक्यूमुलेटेड चार्ज है उसको हटा देते हैं, और वहाँ पर जमे हुए जो अदर पार्टिकल्स हैं उनको भी हम हटा सकते हैं रेडियो आइसोटोप्स को यूज करके। यही बोला गया कि इंजीनियरिंग में यूज करते हैं फैक्ट्री के अंदर रेडियो आइसोटोप्स का। थर्ड है कि फॉर मेकिंग द सर्टेन ल्यूमिनेसेंट साइन। जैसे आपने कभी यात्रा किया होगा, अपनी कार में बैठकर आप जा रहे हो, तो रात में आप देखते हो कहीं लाइट नहीं है, लेकिन आपकी गाड़ी की लाइट कहीं किसी बोर्ड पर पड़ती है, तो फिर वहाँ पर लिखा हुआ पता चल जाता है कि टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, वो चमकने लगता है।
तो वही कह रहा है कि ल्यूमिनेसेंट जो मटेरियल है उसके लिए भी हम रेडियो आइसोटोप्स का यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल यूज में ही आ जाएगा ये सब। आपने देखा होगा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस ऐसे सिंबल बना हुआ होता है, मेनली उसमें रेडियम यूज करते हैं हम लोग। बीटा पार्टिकल्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द थिकनेस ऑफ द पेपर। रेडियो बीटा पार्टिकल्स का अगर हम यूज बताएं तो हम क्या करते हैं, यूज टू कंट्रोल द थिकनेस ऑफ द पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल शीट ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चर। जब वो बन रहे हों, मेटल शीट बन रहे हों, पेपर बन रहे हों, प्लास्टिक बन रहे हैं, तो उनकी थिकनेस को कंट्रोल करने के लिए हम बीटा पार्टिकल का यूज करते हैं। तो दीज आर द यूज ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो आइसोटोप्स। तो आई होप यहीं तक इसमें हम वीडियो में बताएंगे और आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो हमने थोड़ा सा ये जो टॉपिक है इसको ऑलरेडी आपको लिख कर और ऐसे बताया, क्योंकि ऐसे हम लिख कर करते तो ये टॉपिक थोड़ा सा और ज़्यादा लेंदी हो जाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। तो ठीक है बेटे, हम लोग लास्ट चैप्टर कर रहे हैं 10th ICSE का, और जो कि रेडियो एक्टिविटी है। इसके बाद फिर हम लोग जहाँ रेडियो एक्टिविटी ख़त्म किए फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप चैनल के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप हमें अपने स्कूल या अपने क्वेश्चंस को, अपने प्रॉब्लम को हमें सेंड करो, और फिर मैं उसमें आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर या वीडियो के माध्यम में से या किसी न किसी माध्यम से आपके प्रॉब्लम को भी हम दूर करेंगे। और अपने यहाँ आप स्कूल में क्या कर रहे हो, इंस्टीट्यूट में क्या कर रहे हो, कौन सा प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आया, वो सारी बातें आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप हमें बता सकते हो कि हमें ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कृपया इसका वीडियो प्रोवाइड करें या क्या है। तो उन सब चीज़ों पर मैं विचार करूँगा और आपको एक अच्छा सजेशन दे सकता हूँ। तो बस इस लेक्चर में बेटे यहीं तक हम लोग बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।